वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप है जो उस पर जाकर भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के करते हैं हम आज का लेक्चर स्टार्ट। इस लेक्चर में हम ज्योग्राफी के पीवाईक्यू करेंगे। डेली आपको क्लास प्रोवाइड होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पश्चिम विक्षोभों से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागर मानसून से या फिर लौटते मानसून से। तो भारत के उत्तरी मैदानों में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो कहाँ से होती है? वो पश्चिम विक्षोभों से होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होती है वो कारण कौन से है? पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या फिर दक्षिण पूर्वी मानसून। यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, तो तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून जो ये शरदकालीन वर्षा होती है इनके कारण ही होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन दे रखा है। कथन में क्या कहा गया है आपको? भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। ठीक, बिल्कुल सही बात है। कारण दे रखा है आपको, जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं। यह भी बात बिल्कुल सही है। ठीक, दोनों बात बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भारत के उत्तरी मैदान में बात हो रही है और यहाँ जाड़े की बात हो रही है सीधा। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? शीतकाल में किस क्षेत्र में वर्षा होती है यह पूछा है आपसे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है। भारत में सुनामी की जो वार्निंग देता है वो सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो वो सेंटर हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है वो स्थापित है कहाँ पे स्थापित है? नई दिल्ली में, नागपुर में, जोधपुर में या फिर पुणे में। तो यहाँ पे जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन आपसे क्या कहता है? हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही बात है। और कारण क्या कहता है कि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। तो यह भी बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है और आर एक की क्या है? बिल्कुल सही व्याख्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी कथन और कारण का ही है। कथन क्या कहता है कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों के द्वारा अधिक प्रभावित है। ठीक, यह बिल्कुल सही बात है। अगला कारण देखते हैं क्या कहता है। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। तो यह भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप एक चीज देखिए, यहाँ पे व्यापारिक हवाओं की बात हो रही है, यहाँ पे चक्रवातों की बात हो रही है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की क्या है? सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे भी कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन क्या कहता है कि महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। बिल्कुल सही बात है ये। कारण क्या कहता है कि कोयना बांध एक पुराने भ्रष्ट स्थल पर स्थित है जो कोयना जलाशय में जो जल स्तर का परिवर्तन है उसके साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है? महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र की। यहाँ पे भी कोयना बांध की बात हो रही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता? उत्तराखंड, कर्नाटक पठार, कच्छ या फिर हिमालय प्रदेश। यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। जो कर्नाटक का पठार है वो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला होती है उसमें नहीं आता। हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? जहाँ पे सबसे ज्यादा बाढ़ आती है? असम, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे बात करते हैं बिहार क्या है? सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है कहाँ का? भारत का।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है? बाढ़ से कौन सा क्षेत्र जो प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या फिर उत्तर क्षेत्र? तो यहाँ पे बात करते हैं जो पूर्वी क्षेत्र भारत का, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, तो वो सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं अब। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण कौन सी मिट्टी निर्मित हुई है? जलोढ़, लेटेराइट, लाल या फिर रेगुर मिट्टी? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। रेगुर मिट्टी जो है वो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण बनी हुई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन इसमें आपको क्या कहता है? दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टियां काली होती है। दक्षिणी ट्रैप की जो रेगुर मिट्टियां होती है क्या वो काली होती है? और कारण क्या है? उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये तो बात सही है कि दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टी जो है वो काली होती है, लेकिन उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, यह बात गलत है। तो ए तो सही है, लेकिन आर क्या है? लेकिन आर आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? रेगुर मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। रेगुर मिट्टी जो है वो भारत की सभी मिट्टियों में देखें तो कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कथन और कारण का है। कथन क्या कहता है कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, और कारण क्या कहता है? उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, इसलिए। तो क्या है यहाँ पे? ए तो बिल्कुल सही है कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, लेकिन जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, गलत हो जाएगा। तो ए सही है, परंतु यहाँ पे आर क्या आपका गलत हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। लावा मिट्टियां पाई जाती है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ मैदान में, सरयू पार मैदान में, मालवा पठार में या फिर शिलांग पठार में? तो लावा मिट्टी है वो कहाँ पे पाई जाती है? वो मालवा पठार में पाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टियां कौन सी है? काली, जलोढ़, लाल या फिर लेटेराइट मिट्टी? मालवा पठार की जो प्रमुख मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो काली मिट्टी हो जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। कौन सी मिट्टी है जिसको सिंचाई की कम आवश्यकता होती है? क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। और वो कौन सी मिट्टी है? आपसे पूछा है कि भाई वो कौन सी मिट्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। काली मिट्टी क्या होती है? इसको सिंचाई की कम आवश्यकता होती है और नमी को रोक के रखती है। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। देखिए अगर आपको पीसीएस, आरओ, ARO, BEO, LT गेट, यूपीएसआई की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके एग्जाम तक स्ट्रिक्ट अगर आपने फॉलो कर लिया, सिलेक्शन आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन आपको क्या होगा? स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, ठीक है। अब आपको पता ही यूपीपीसीएस का भी एग्जाम हुआ था, प्री एग्जाम 12 अक्टूबर 2025 को 134 क्वेश्चन डायरेक्टली जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट से आए थे। इतने क्वेश्चन से आप कट ऑफ आराम से निकाल सकते हो, तो आपको इधर उधर क्यों भागना? सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को ज्वाइन कीजिए ना, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहे हैं ना, इन पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा दूसरा ऐप है ज्ञान सर एजुकेशन, वो भी डाउनलोड कर सकते हो। बैच वहां पे दे रखी है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। चलिए अपनी तैयारी करते रहिए और मेहनत करते रहिए।